फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का जो हमारा पेपर लिया था हमने 15 नवंबर को फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के बारे में। तो उसके जो 50 क्वेश्चन हैं वो और उनका डिटेल में सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें हर 10 दिन के बाद टेस्ट होता है और ये आप ज्वाइन कर सकते हो इस लिंक से, और इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सिर्फ 25 रुपये की फीस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर मेकअप नियरली 99% ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। हमें पता है कि नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% अप्रॉक्स, तो ये हो गए 99%। तो ये स्टेटमेंट ये करेक्ट है। Second, the proportion of the argon in the atmosphere is higher than the carbon dioxide. तो आर्गन का प्रोपोर्शन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा अराउंड 420 ppm इसकी कंसेंट्रेशन है। 420 ppm यानी कि 420 पार्ट्स आउट ऑफ 10 लाख। 10 लाख यानी मिलियन हुआ ना, ये 1000 10,000 लाख मिलियन इंटू 100 करने पे आता है, ये जीरो कैंसिल आउट हो गए, 0.042%। यानी कि आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.042, यानी कि आर्गन हायर है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड वाटर वेपर कैन वेरी वाइडली इन द कंसंट्रेशन फ्रॉम 0 to 4% बाई वॉल्यूम। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। वाटर वेपर जो ड्राई एरिया है वहाँ पे 0% के अप्रोक्स ही होगी, और सेचुरेटेड एरिया यानी कि एकदम 100% ह्यूमिडिटी होगी ट्रॉपिकल एरियाज में, वहाँ मैक्सिमम 4% तक हो सकती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर हो गया ऑल। ये आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन है 78.08%, ऑक्सीजन है 20.95, आर्गन 0.93, ये कार्बन डाइऑक्साइड देखो 0.039, यहाँ पे जैसे 390 ppm हो गई, बट अभी करंट में 2024 में ये 420 ppm के अप्रोक्स हो गई है। CO2 एनुअली 2 to 3 ppm इसकी हर साल इंक्रीज हो रही है कंसेंट्रेशन, ठीक है। वाटर वेपर हो गई 0 to 4% और बाकी सारी गैसेस ट्रेस अमाउंट में बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कौन सी जो बैंड है, कौन सी वेव्स है वो यूज करते हैं हम। तो कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स यूज होती है, ठीक। जैसे देखो रेडियो वेव्स होती है, ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन में कम्युनिकेशन में यूज होती है। माइक्रोवेव होती है इनसे थोड़ी छोटी, जैसे रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है और माइक्रोवेव की उनसे कम है। जैसे इस साइड जैसा मूव करेंगे तो वेवलेंथ है वो कम होगी, ठीक है। माइक्रोवेव का यूज़ हो गया कुकिंग में, रडार में, टेलीफोन में, फिर आगे इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी, एक्सरे। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी जैसे यहाँ देखो रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी, और वैसे एक्स रेज और गामा रेज जिनकी ये वेवलेंथ क्या होती है कि दो कंटिन्यू पीक या जो दो कंटिन्यू जो लोअर पोर्शन होता है इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये यहाँ पे देखो कम है इसकी वेवलेंथ तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है तो इनकी एनर्जी कम होती है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। गामा रेज हैव द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यस, जो गामा रेज है उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, ठीक है। विजिबल लाइट कॉन्स्टिट्यूट स्मॉल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बात भी करेक्ट है। जैसे इतना बड़ा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें से ये एक छोटा सा पार्ट ही है जो विजिबल लाइट का है, बाकी सारी अलग अलग टाइप की रेज है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड भी
करेक्ट है। तो इसका आंसर हो गया 2 and 3 ओनली। ये जैसे देखो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, ये विजिबल पोर्शन पूरे स्पेक्ट्रम में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इस साइड जैसे जाएंगे तो वैसे वैसे एनर्जी कम होगी, वेवलेंथ है वो इंक्रीज होगी, और इस साइड मूव करने पे एनर्जी इंक्रीज होगी और वेवलेंथ डिक्रीज होगी। और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है। एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो फ्रीक्वेंसी है वो भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या वेवलेंथ है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, या वेवलेंथ है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी भी तरह से आप लिख सकते हो इनको। नेक्स्ट है द कंसीडर अ सिनेरियो where an air mass is forced to rise over a mountain range. Which of the following statement is correct regarding the changes in the temperature and humidity as the air mass ascend and then descend the mountain? ठीक है, यहाँ पे ये एक सिनेरियो की बात कर रहा है कि एक ये माउंटेन रेंज है और एयर इधर से मूव कर रही है। ये एक बार फिर ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, इस साइड भी आ सकती है, इस साइड भी आ सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये एक माउंटेन है, एयर जब ये नीचे होगी तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर हाई होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो सरफेस है इसकी हीट भी जो इंफ्रारेड वेव्स होगी या जो लॉन्गर वेव रेडिएशन होगा इसको ये एब्जॉर्ब करेगी एयर, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। फिर जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी और ये ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी। अब जैसे ये माउंटेन आ गया तो यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ही मूव करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे ये ऊपर मूव करेगी तो हम जानते हैं कि एनवायरमेंट लैप्स रेट यहाँ पे वर्क करेगी और ऊपर मूव करने पे गैस का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो जैसे ये सपोज एयर पार्सल यहाँ से इस लेवल तक आ गया तो इसका टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक कूलिंग। ठीक है, और एक सर्टेन टाइम के बाद इसका सेचुरेशन हो जाएगा, इसमें जितनी भी वाटर वेपर है वो यहाँ पे जाके कंडेंस हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। ठीक, कंडेंसेशन हो जाएगा और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, यहाँ पे रेन हो जाएगी। ठीक है, जनरली यही होता है। और जब अगर यहाँ पे रेन नहीं हो रही है, ये पूरा सेचुरेट हो गया तो इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ये ज़्यादा भारी हो जाएगी, तो फिर ये वापस नीचे की तरफ मूव करेगी। नीचे की तरफ मूव करने पे वापस इसकी अगर ऊपर जाने पे ये कूल हो रहा है तो नीचे आने पे वार्म होगा, एडियाबैटिक वार्मिंग होगी, और इसकी ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी सिंपल प्रोसेस। अब इस स्टेटमेंट में अपन देखते हैं कि द एयर मास कूल एडियाबेटिकली ऑन द असेंट। ठीक है, ये बात सही है, लीडिंग टू कंडेंसेशन एंड इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी, बट वार्म्स ऑन द डिसेंट विद द कांस्टेंट ह्यूमिडिटी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि ह्यूमिडिटी नीचे आने पे वापस डिक्रीज होगी। ठीक है, द एयर मास वार्म ऑन द असेंट ड्यू टू कंप्रेशन, ऊपर जाने पे जैसे असेंट जाने पे वार्म हो रहा है तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ऊपर जाने पे कूल होगी। On the ascent, the air must cool until it reaches saturation, then warm on the descent with the decrease in the absolute humidity. ठीक है, तो नीचे आने पे ह्यूमिडिटी में डिक्रीज हो रहा है और ऊपर जाने पे कूल हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट हो गया अपना करेक्ट। द एयर मास कूल्स एंड लूजेस मॉइस्चर ऑन द विंडवर्ड साइड, देन वार्म्स एंड गेट मॉइस्चर ऑन द लीवार्ड साइड ड्यू टू द इवापोरेशन। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। जनरली इस प्रोसेस को बोलते हैं ओरोग्राफिक इफेक्ट। ओरोग्राफिक इफेक्ट, ओरोग्राफिक, ये ओरोग्राफिक वर्ड हो गया माउंटेन के लिए। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे इस साइड से ये विंड आ रही है तो मैक्सिमम रेन है वो विंडवार्ड साइड ही होती है, और दूसरी साइड जो इसको बोलते हैं लीवार्ड साइड। ठीक है, जिस साइड से विंड आ रही है उसको बोलते हैं विंडवार्ड साइड, और दूसरी साइड होगी लीवार्ड साइड। तो लीवार्ड साइड पे रेन हो नहीं पाती है तो इसको बोलते हैं रेन शेडो रीजन, रेन शेडो रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो ये इसमें ये स्टेटमेंट भी अपना इनकरेक्ट हो गया। ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है जो महाराष्ट्र में विदर्भ रीजन है, नागपुर के आसपास का, तो वहाँ पे इंडिया में जैसे कि
ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट है। जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, वेस्टर्न घाट से जब ये यहाँ पे आएगा, टकराएगा, तो मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है वो कोस्टल रीजन में हो जाती है, और इसके जो पीछे वाली साइड है वहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया है, ये यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती है। तो जो नागपुर के आसपास का एरिया है वहाँ पे ये रेन शेडो इफेक्ट काम करता है, और यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। एसटीजी 14 क्या है? एसटीजी 14 है लाइफ बिलो वाटर। एसटीजी में टोटल 17 गोल्स है। कितने? 17 गोल। ये आपको याद होना चाहिए, ये पिछले कंटिन्यू 2-3 नेट के पेपर से एसटीजी गोल के बारे में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओशियन रिसर्च एंड ओशियन साइंस एंड रिसर्च के बारे में है। पोल्यूशन रिडक्शन, ये ओशियन में पोल्यूशन कम से कम करो। कंजर्वेशन ऑफ द मराइन इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, ये इसके मेन गोल है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट एम टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियन, सीज एंड मराइन रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। And include the target to minimize and address the impact of the ocean acidification। acidification यानी कि पोल्यूशन ही हो गया। पोल्यूशन की वजह से ही तो जो ओशियन है वो एसिडिफाई हो रहा है, यानी कि ओशियन में ओशियन की जो पीएच है वो कम हो रही है। ठीक है, तो पोल्यूशन रिडक्शन की बात भी देखो यहाँ पे हो गई है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट सीक्स टू प्रिवेंट एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द मराइन पोल्यूशन ऑफ ऑल काइंड। ऑल काइंड जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना है, तो यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट एसटीजी के बारे में है कि कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द एसटीजी इंप्लीमेंटेशन। इंटरलिंकेज, the interconnectedness nature of the SDG where the progress in one goal can influence the other। Trade-off यानी कि decision that might advance one SDG at the expense of the another। And synergies, opportunity where the action can advance multiple SDGs simultaneously। Which of these aspects present the greatest challenge इन द पॉलिसी मेकिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी ये एसडीजी गोल में जैसे इन 3 मुद्दों की बात करी है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आ रही है। तो जैसे इंटरलिंकेज में क्या बोला है कि एसडीजी के इंटरकनेक्टेडनेस, जिसमें एक गोल को हम अचीव करेंगे तो दूसरा भी उससे इन्फ्लुएंस होगा। जैसे ये देखो 17 एसडीजी गोल है, जैसे नो पॉवर्टी और जीरो हंगर, यानी कि नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी पूरी खत्म कर दो, और जीरो हंगर यानी कि कोई भी भूखा ना रहे। ठीक है, तो यानी कि जैसे ये गोल 1 है, इसको हमने अचीव कर लिया, यानी कि कोई भी गरीब नहीं है, ऑटोमेटिकली जो सेकंड गोल है वो अचीव हो जाएगा। भाई जब कोई गरीब है ही नहीं फिर तो कोई भूखा क्यों रहेगा। ठीक है, यानी जीरो हंगर का मेन जो रीजन है वो पॉवर्टी ही है। यानी ये हो गई इंटरकनेक्टनेस, यानी कि हमने एक एसडीजी को अचीव किया, दूसरा इन्फ्लुएंस हो गया उससे। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, ये कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। इसी तरह से जो सिनर्जीज में क्या है कि अपॉर्चुनिटी वेयर एक्शन कैन एडवांस मल्टीपल एसडीजी साइमल्टेनियसली। सिनर्जीज या सिम्बायोसिस, जो इकोलॉजी में हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं ना, सिम्बायोसिस या सिनर्जीज, यानी कि दोनों को बेनिफिट, यानी कि ये भी इसी तरह से इंटरलिंक टाइप की ही बात हो गई है कि एक गोल को हम अचीव करेंगे तो उससे दूसरे गोल में हमें बेनिफिट हो रहा है। ट्रेड ऑफ में क्या बोल रहा है कि डिसीजन दैट माइट एडवांस वन एसटीजी एट द एक्सपेंस ऑफ द अनदर। ये हो गया इकोलॉजी में जो अपना प्लस माइनस टाइप वाला इंटरेक्शन होता है, उस टाइप की बात होगी कि जैसे एक एसटीजी को अगर हम अचीव करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से दूसरे एसटीजी को जो दूसरा गोल है उसकी उसका नुकसान होगा। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये एसटीजी 8 इकोनॉमिक ग्रोथ है, और एसटीजी 13 हो गया क्लाइमेट एक्शन। सपोज कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री जब हम सेटअप करेंगे तो इससे CO2 का एमिशन होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्लाइमेट एक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी कि जो एसडीजी 8 को अचीव करने के लिए एसडीजी 8 की जो अचीविंग रेट है
उसको हम हाई करेंगे, यानी इकोनॉमिक आउटपुट को अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो जो SDG 13 है उसमें हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि SDG जो क्लाइमेट एक्शन है उसमें ज़्यादा अमाउंट में हमें एमिशन का सामना करना पड़ेगा। यानी कि SDG 8 को अगर हम अचीव करने की कोशिश करेंगे तो SDG 13 अचीव नहीं हो पाएगा, और अगर हम 13 को अचीव करेंगे यानी कि क्लाइमेट का पूरा ध्यान रखेंगे, तो फिर हमें इंडस्ट्री को शट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब काम नहीं कर सकती है। मतलब अल्टीमेटली भाई SDG है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लाइमेट दोनों का ध्यान रखना है, बट एक साथ हम इन दोनों को अचीव नहीं कर सकते। तो ये हो गया ट्रेड ऑफ, यानी कि इन तीनों बात में ये जो ट्रेड ऑफ वाली बात है ये सबसे चैलेंजिंग पॉइंट है, इसको अचीव करना सबसे मुश्किल काम है। बाकी ये दोनों तो मतलब ये बेनिफिशियल, ये तो चैलेंज नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी टाइप की बात हो गई है। तो इसका आंसर हो गया ट्रेड ऑफ्स। नेक्स्ट है, इन GIS एट्रीब्यूट डेटा कैन बी लिंक्ड टू स्पेशल डेटा थ्रू। स्पेशल डेटा यानी कि स्पेस बेस्ड, यानी कि किसी मैप में कोई पॉइंट बेस्ड डेटा है उसको बोलते हैं स्पेशल डेटा, कोई सैटेलाइट इमेज हो गई जैसे। एट्रीब्यूट डेटा यानी कि जो हम फील्ड विजिट करके डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो डेटा की टेबल होती है वो, जैसे कि सपोज ये दिल्ली का मैप है, ये 4 लोकेशन है ABCD, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशल डेटा। एट्रीब्यूट डेटा ये हो गया कि जैसे कि लोकेशन A, ये लोकेशन B, लोकेशन C, लोकेशन D, यहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल है सपोज 10, 12, 15, 18। तो इस मैप में ये टेबल को अटैच करेंगे, फिर जब हम A पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली 10 शो होगा, B पॉइंट पे 12 शो होगा। तो इसको बोलते हैं इन दोनों का लिंक, यानी कि स्पेशल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा को लिंक करते हैं, ये प्रोसेस होगी, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट जॉइन। ठीक है, जैसे एट्रीब्यूट जॉइन में क्या हो गया कि एट्रीब्यूट जो ये डेटा की टेबल होगी इसको मैप से लिंक करते हैं। जियो रेफरेंसिंग क्या होती है? जियो रेफरेंसिंग मीन्स द जियोग्राफिक डेटा टू नॉन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियो रेफरेंसिंग में क्या होता है कि जैसे ये दिल्ली का मैप है, बट इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं है पता, ठीक है। तो फिर ये मैप हमारे काम का नहीं है कि भाई इसमें नॉर्थ साइड कौन सी, साउथ कौन सी, हमें इसकी स्केल भी नहीं है पता कि ये मैप में 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में ग्राउंड में कितने डिस्टेंस कवर करता है। तो सपोज इसके हमें 3 पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो इस मैप में हम 3 पॉइंट के जब कोऑर्डिनेट डालेंगे एटलीस्ट 3 पॉइंट के, तो फिर ये पूरा जो मैप है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं जियो रेफरेंसिंग, ठीक है। और टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी तो जनरली कि भाई जियोग्राफिक मैप होता है किसी रीजन का, जैसे कि रेनफॉल एरिया, सपोज बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल का क्या पैटर्न है, तो उसमें इस टाइप की जैसे ये लाइनें बन जाती है, ये जैसे 25 सेंटीमीटर या उससे कम का एरिया ये हो गया, ये 30 या उससे बिलो ये 35, यानी इतने रीजन में 30 से 35 तक रेनफॉल होगी। इस टाइप का जो मैप होता है उसको बोलते हैं टोपोग्राफिक मैप, ठीक है। थीमेटिक मैपिंग भी इसी टाइप की होती है, जिसमें अलग अलग किसी एक थीम पे किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर को कांस्टेंट करके उसके बेस पे, जैसे कई अपन मैप देखते हैं ना कि पॉल्यूशन के बेस पे मैप बनाया जिस पे कई जगह एकदम बहुत ज़्यादा रेड लाइन है, कई जगह ग्रीन है, तो उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप, यानी कि ग्रीन से हमें सीधा पता लग जाए कि यहाँ पे पॉल्यूशन कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, उस टाइप का। थीमेटिक मैपिंग हो गया प्रोसेस दैट यूज मैप टू रिप्रेजेंट डेटा अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक या थीम पे, ठीक है। A satellite sensor capture data in the multispectral band, ठीक है। Which of the following statement about the advantage of the multispectral imaging over the panchromatic imaging is incorrect? ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग और पैनक्रोमेटिक इमेजिंग क्या होती है। मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या है? मल्टीस्पेक्ट्रल में इसका जैसे नाम ही है, इसमें बहुत मल्टीपल नैरो स्पेक्ट्रल बैंड यूज करते हैं, जैसे कि रेड बैंड, ग्रीन, ब्लू, इंफ्रारेड, मतलब 3, 4, 5 बैंड होंगे। पैनक्रोमेटिक में सिर्फ एक ही बैंड होगा, सिंगल ब्रॉड स्पेक्ट्रल बैंड होगा, ठीक है। इसकी रेजोल्यूशन होती है वो कम होती है, इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, ठीक है। रेजोल्यूशन मीन्स कि लोअर रेजोल्यूशन यानी कि इमेज इतनी क्लियर नहीं आएगी, और इसमें बहुत बढ़िया इमेज आएगी, इमेज की क्वालिटी अच्छी रहेगी, मतलब जूम करने पे जो सबसे स्मॉलेस्ट फीचर की डिटेलिंग है वो भी हमें मिल जाती है, उसको बोलते हैं हायर रेजोल्यूशन।
ठीक है। तो और फिर इसका एप्लीकेशन, इमेज अपीयरेंस, ये सारे पॉइंट आप देख लो। अभी इसमें क्या हो गया कि ये पॉइंट है, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज जनरली हैव हायर स्पेशियल रेजोल्यूशन देन पेनक्रोमेटिक इमेज। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि मल्टी स्पेक्ट्रल जो इमेज है उसका जो रेजोल्यूशन है वो पेनक्रोमेटिक से कम होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हायर लिखा है तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, यू आर एनालाइजिंग द अर्बन स्प्रॉल यूजिंग द रिमोट सेंसिंग डेटा। Which of the following technique would be most effective for the identifying changes in the urban land use over time? Consider both the spectral and spatial characteristic of the area. अर्बन स्प्रॉल क्या होता है कि जैसे एक सिटी है, तो टाइम के साथ सिटी का एरिया बढ़ता है। कि अभी जैसे ये सिटी है तो यहाँ पे अंदर कंक्रीट स्ट्रक्चर है, यानी घर है, रोड है, बाकी कंक्रीट बेस्ड स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। और जो सराउंडिंग एरिया होगा वो या तो बैरन लैंड होगी, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड होगा, या फिर फॉरेस्ट होगा, किसी टाइप का अलग यूज होगा इस लैंड का। ठीक है। पर टाइम के साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है इकोनॉमी के लिए, ये शहर बढ़ता रहता है, यानी जो सराउंडिंग की जो लैंड है उसको हम अर्बन एरिया में कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सी टेक्निक है वो सबसे बढ़िया तरीके से हमें बता देगी कि अर्बन स्प्रॉल कितना हो रहा है और किस साइड में हो रहा है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है चेंज वेक्टर एनालिसिस। इसमें स्पेक्ट्रल चेंज से डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों हमें पता लग जाते हैं। जैसे इन्होंने देखा है स्पेक्ट्रल एंगल मैपर, SAM फॉर द क्लासिफाइंग अर्बन मटेरियल बेस्ड ऑन देयर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर डिफरेंट टाइम। अभी इसमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जैसे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है और सराउंडिंग में सपोज फॉरेस्ट है, तो जो फॉरेस्ट का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होगा वो डिफरेंट होगा और कंक्रीट के स्ट्रक्चर का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर डिफरेंट होगा। तो उसके बेस पे हम पता कर सकते हैं। ठीक है। ये जो PCA है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइजर, ये क्या बता रहा है कि रिड्यूस द डेटा डायमेंशनलिटी एंड हाईलाइट। ये तो एक स्टैटिकल मॉडल है, तो इसकी वजह से हम इतना मतलब अच्छे से नहीं कर सकते इस चीज को। NDVI है, ये अर्बन एक्सपांशन थ्रू द वेजिटेशन लॉस। अभी NDVI अगर सपोज पास में फॉरेस्ट एरिया है तो उससे हम NDVI से पता कर सकते हैं कि भाई वेजिटेशन कितना लॉस हुआ, उसकी वजह से अर्बन स्प्रॉल हो रहा है। पर अगर सराउंडिंग में बैरन लैंड है तो NDVI हमारे उतना काम का नहीं रहेगा। और स्पेक्ट्रल एंगल मैपर में क्या रहता है कि इसमें जो क्लाउड वगैरह हो गया या फॉग है, वो फॉग आ गया तो उसकी वजह से इमेज इतनी क्लियर नहीं आ पाती। और कई बार ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर में ऐसा हो जाता है कि कंक्रीट के सिमिलर अगर कोई दूसरा मटेरियल है और उसका और कंक्रीट का अगर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, तो उस कंडीशन में वो उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। चेंज वेक्टर एनालिसिस है ये इस मामले में सबसे बेस्ट मेथड है। जैसे कि SAM इज द इफेक्टिव फॉर द मटेरियल आइडेंटिफिकेशन बट डज नॉट डायरेक्टली एड्रेस द चेंज ओवर द टाइम। यानी कि इसमें टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है वो SAM में हम नहीं कर सकते। ठीक है। और NDVI से वेजिटेशन लॉस का हमें पता लग जाएगा, बट जो बाकी एस्पेक्ट है वो पता नहीं लगेंगे। सपोज अर्बन स्प्रॉल हो रहा है और उन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट सराउंडिंग के एग्रीकल्चर लैंड को एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। उस कंडीशन में यहाँ भी वेजिटेशन है और पार्क में भी वेजिटेशन होगी, तो NDVI पता नहीं कर पाएगा। CVA है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मेजर कर लेता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड हो गया। Which statement best describe the impact of the residence time of the greenhouse gases on the global climate change? Gases with the longer residence time have a lesser impact on the climate change. ये बोल रहा है कि जिन गैसेज जो ग्रीन हाउस गैस है जिनका रेजिडेंस टाइम ज़्यादा है उनका क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट कम होगा। ठीक है, ड्यू टू डाइल्यूशन ओवर द टाइम। सेकंड, द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस ऑन द क्लाइमेट इंडिपेंडेंट ऑफ देयर एटमॉस्फेरिक रेजिडेंस टाइम। ये बोल रहा है कि रेजिडेंस टाइम से इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। थर्ड हो गया, गैसेज विद द शॉर्ट रेजिडेंस टाइम आर मोर पोटेंट इन द टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट इम्पैक्ट। ये बोल रहा है कि जो जिन गैसों का रेजिडेंस टाइम कम है
उनसे ज़्यादा रिस्क है क्लाइमेट चेंज होने की। एंड द लॉन्गर रेजिडेंस टाइम ऑफ द ग्रीन हाउस गैस कॉन्ट्रीब्यूट प्रोलॉन्ग्ड वार्मिंग इफेक्ट इंक्रीजिंग देयर द क्लाइमेट इम्पैक्ट। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो लॉन्गर रेजिडेंस टाइम वाली गैसेज है उनका ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो अभी इसमें जैसा अगर हम देखें तो सपोज इसको हमने करेक्ट मान लिया कि गैसेज विद द लॉन्गर रेजिडेंस टाइम हैव लेस इम्पैक्ट, कि भाई जो गैसों का रेजिडेंस टाइम ज़्यादा है उनका इम्पैक्ट कम है। अगर ये करेक्ट है तो उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट भी तो करेक्ट हो गया ना, कि भाई लॉन्ग रेजिडेंस वालों का लेस इम्पैक्ट है या शॉर्ट रेजिडेंस का हाई इम्पैक्ट है, मोर पोटेंट है इनका। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए अगर अगर हम इन दोनों में से किसी एक को करेक्ट माने तो। यानी कि लॉजिकल रीजनिंग अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये दोनों स्टेटमेंट या तो एक साथ करेक्ट होंगे या दोनों इनकरेक्ट होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ तो करेक्ट हो नहीं सकते क्योंकि इनमें से कोई एक ही करेक्ट है, तो इन दोनों को हम इनकरेक्ट मान सकते हैं। मतलब इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई ये दोनों या तो दोनों करेक्ट होंगे या दोनों इनकरेक्ट होंगे, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब आपके पास एक्चुअल में दो ऑप्शन बचे हैं, ये और ये। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया ये लॉन्गर रेजिडेंस टाइम ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, कि भाई जिस गैस का रेजिडेंस टाइम ज़्यादा होता है तो उतनी ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में इम्पेक्ट करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज एंड द क्लाइमेट चेंज, जिन गैसों का लॉन्ग रेजिडेंस टाइम है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो इनका जो ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होगा। वाटर वेपर और ओजोन हो गया जिनका रेजिडेंस टाइम शॉर्ट रहता है, तो इनका इफेक्ट भी टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द इंटरेक्शन ऑफ द यूवी रेडिएशन विद द ओजोन लेयर। ठीक, तो जैसे ओजोन लेयर में तीन टाइप की यूवी रेडिएशन होती है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ठीक है, यूवी ए की वेवलेंथ होती है 315 से लेकर 400 नैनोमीटर, यूवी बी 280 से ये 315, और यूवी सी होती है जो 280 और उससे बिलो रहती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो यूवीसी है उसको तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि यूवीसी है उसको तो पूरी एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यूवीसी देखो इसकी वेवलेंथ कम है यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। यूवीसी सबसे डेंजरस यूवी रेडिएशन है, उसकी वजह से स्किन कैंसर ये एलर्जी वगैरह चीज़ें हो जाती है। तो ओजोन लेयर वो यूवीसी को तो कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, यूवी बी है उसको पार्शियली यानी ऑलमोस्ट 70-80% इसको भी ये रोक लेता है, और यूवी ए रेडिएशन है वो मोस्टली ओजोन लेयर के थ्रू पास हो जाता है। यानी ओजोन लेयर है, यूवीसी आएगी जैसे ये यूवीसी आई, ओजोन लेयर ने इसको रोक दी। यूवी बी आई है जैसे ये यूवी बी रेडिएशन है, तो इसमें से ऑलमोस्ट रोक ली, थोड़े से अमाउंट में पास हो रही है। और यूवी ए है वो लगभग लगभग पूरी पास हो जाती है यूवी ए रेडिएशन। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि यूवी ए रेडिएशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली अब्जॉर्ब, यूवी ए रेडिएशन है उसको ओजोन कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लेता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। यूवी सी इज द ओनली टाइप ऑफ यूवी रेडिएशन दैट कैन पेनिट्रेट द ओजोन लेयर, कि यूवी सी है वो ओजोन लेयर को पेनिट्रेट करता है, ये भी फॉल्स होगी क्योंकि यूवी सी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ये तो ओजोन लेयर इसको स्टॉप कर लेता है। Ozone absorb UVB and UVC radiation effectively, but UVA mostly pass through. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, UVB और UVC को ओजोन लेयर रोक लेती है और UVA रेडिएशन है वो मोस्टली ओजोन लेयर के थ्रू पास हो जाता है। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब UVA B एंड इक्वली बट नॉट UVC, ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि UVA को ये ऑलमोस्ट पास कर देता है, UVB को 50-70% रोक लेता है, तो इक्वली एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, और यूवीसी को तो वो कम एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए, अपना करेक्ट हो गया ये ऑप्शन। वन डॉप्सन यूनिट इज डिफाइंड एज द थिकनेस ऑफ, डॉप्सन यूनिट होती है ओजोन मेजर करने की यूनिट। ठीक है, वन डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर ऑफ द प्योर ओजोन, एंड द एवरेज ग्लोबल ओजोन कंसंट्रेशन होती है 300 डॉप्सन यूनिट के अप्रोक्स, यानी 300 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 3 mm, यानी कि पूरी की पूरी ओजोन लेयर को हम अगर एक साथ लाएं तो वो 3 mm मोटी परत होगी उसकी। 3 mm कितना होता है, 3 mm बहुत छोटा होता है, लगभग ये इतनी ही ओजोन लेयर होती है। यानी कि एक जो कॉइन होता है उसकी जितनी विड्थ होती है ना,
उतनी ही ओजोन लेयर की विड्थ है, ठीक है। बट यहाँ पे इसने क्या पूछा है सेंटीमीटर में, तो 0.01 mm, इसको हमें करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 mm, यानी कि 10 mm में हो गया 1 सेंटीमीटर। तो 0.01 mm में कितने सेंटीमीटर हो गए, तो डिवाइड बाई 10 कर लेंगे, तो ये हो गया 0.001। तो 0.001 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ओजोन होल ओवर द अंटार्कटिका, ओजोन होल हो रहा है अंटार्कटिका में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द डॉप्सन यूनिट काउंट वुड टिपिकली इंक्रीज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन। ओजोन होल में क्या होता है कि ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ओजोन की कंसंट्रेशन कम होगी तो डॉप्सन यूनिट भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। सपोज कि भाई नॉर्मली 300 डॉप्सन यूनिट ओजोन रहती है, ये जैसे 200 से नीचे आ गई तो उसको हम, या 150 के आसपास आ गई तो उसको हम बोलेंगे ओजोन होल। तो इस कंडीशन में जो डॉप्सन यूनिट है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डॉप्सन यूनिट वुड बी इंक्रीज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। UVB रेडिएशन एट द सरफेस माइट डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज्ड UVA एब्जॉर्प्शन, ये बोल रहा है UVB रेडिएशन है वो सरफेस पे डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, क्योंकि जैसे ओजोन पहले अगर 300 डॉप्सन यूनिट है तो वो ज़्यादा UVB को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। अब सपोज 150 हो गया तो ज़्यादा अमाउंट में UVB रेडिएशन है वो सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो उसकी वजह से सरफेस पे UVB रेडिएशन इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। The atmosphere allow more UVB radiation to reach the surface because of the reduced ozone, ये बात सही है कि UVB रेडिएशन है वो ज़्यादा सरफेस पे आएगा, ठीक है। एंड स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेवल आर हाईएस्ट लीडिंग टू डिक्रीज इन द UV, ये स्टेटमेंट तो सीधे गलत हो गया, क्योंकि ओजोन होल हो रहा है, ओजोन होल यानी कि ओजोन कम हो रही है, और ये बोल रहा है कि ओजोन का लेवल हाईएस्ट है, तो ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर हो गया सी। Which soil texture class is most likely to have the highest permeability rate? परमिबिलिटी क्या होता है कि सपोज इतने विड्थ की एक सॉइल का कॉलम है, यहाँ से हम वाटर को एंटर करेंगे, ये जैसे सॉइल के पार्टिकल छोटे छोटे, तो वाटर यहाँ से पास होके इस साइड तक जाने में एक टाइम लगेगा, तो उसको बोलते हैं हम परमिबिलिटी। यानी कि अगर ये सॉइल पार्टिकल के बीच में ज़्यादा गैप होगा, जैसे कि ये सॉइल के पार्टिकल है जिनकी साइज बड़ी है, तो इनके बीच में ये इतना वॉइड स्पेस है, तो वाटर इजीली पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी परमिबिलिटी हम बोलेंगे हाई है। और वही अगर छोटे छोटे पार्टिकल है तो उस कंडीशन में वाटर को ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, वाटर धीरे धीरे यहाँ से पास हो पाएगा। तो इसका मतलब हो गया इसकी परमिबिलिटी कम है। ग्राउंड वाटर का एक वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पे जिसमें परमिबिलिटी पोरोसिटी सब के बारे में डिस्कस से बात की हुई है, तो उसकी लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी नीचे, तो वो आप देख लेना पूरा, ठीक है। तो सैंड पार्टिकल होता है, उसकी पार्टिकल की साइज ज़्यादा बड़ी होती है तो उसकी परमिबिलिटी हाई होती है। सिल्ट की मीडियम पार्टिकल साइज है तो उसकी परमिबिलिटी भी मीडियम है, और क्ले की स्मॉल है तो परमिबिलिटी सबसे कम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सैंड, सैंडी लॉम। लॉम क्या होता है, लॉम यानी कि मिक्सचर, सैंड सिल्ट और क्ले तीनों का, अगर हम जैसे कि 30% सैंड ले ली, 30% सिल्ट ले ली, 30% 40% क्ले ले ली, तो इस टाइप का जो सॉइल होती है उसको हम बोलते हैं लॉम, ठीक है। तो ये सिल्ट हो गया, ये क्ले हो गया, ये सिल्ट हो गया, इन सब से सैंड की परमिबिलिटी हाई है, तो इसका आंसर हो गया सैंडी लॉम। कंसिडर द फॉलोइंग when the determining the soil texture by feel. Sand feel gritty, particle can be seen and felt. जैसे सैंड को हम फील करेंगे तो ग्रिटी यानी ऐसे बड़े बड़े दाने के टाइप में हमें फील होगा, और इसके पार्टिकल हम इजीली देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सिल्ट है फील स्मूथ बट नॉट स्टिकी व्हेन वेट, यानी जब इसको, इसके जो पार्टिकल है वो सैंड के कंपेयर में थोड़े छोटे हैं इसलिए हमें स्मूथ फील हो रहा है, बट ये जब इनको वेट करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे, वेट
गीला करेंगे जब इसको, तो ये स्टिकी नहीं होंगे, एकदम चिपचिपे नहीं होंगे, मड्डी टाइप फॉर्मेशन इसका नहीं होगा। ठीक है। क्ले में फील स्टिकी व्हेन वेट, जब क्ले सॉइल में वाटर ऐड करेंगे तो ये स्टिकी हो जाएगा। एंड कैन रोल्ड इनटू अ लॉन्ग थिन थ्रेड। ठीक है, यानी कि ये जो मड फ्लो होता है उस टाइप का फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। Which of the following soil texture would you identify if soil feels gritty but also some stickiness when wet? यानी कि अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सी सॉइल है जो जब सूखी है तब हमें ग्रिटी फील हो रही है, यानी बड़े पार्टिकल फील हो रहे हैं, बट जब इसको वेट करेंगे तो स्टिकीनेस होगी। तो ग्रिटी वाली प्रॉपर्टी किसमें है? सैंड में। सैंड में ग्रिटी फील हो रहा है, और स्टिकीनेस हमें किसमें फील हो रही है? क्ले में। फील स्टिकी, यानी सैंड और क्ले का जो मिक्सचर होगा उसमें ये दोनों प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो सैंड और क्ले, ये देखो सैंडी क्ले, तो ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया सिल्टी लॉम, लॉमी सैंड और क्ले लॉम, ये तीनों गलत हो गए। ठीक है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, बस आपको अटेंटिव रहना था कि किसकी क्या बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग अभी हमने पीछे बात की थी माउंटेन वाली। ठीक है, involve the air being forced upward by the terrain, often leading to precipitation on the windward side of a mountain range। ठीक है, यहाँ पे विंड आती है और ये फोर्स्ड अपवर्ड, इसको अपवर्ड मूव करना ही होगा क्योंकि आगे माउंटेन है, ये नीचे जा नहीं सकती। ठीक है, और इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होती है किस साइड? विंडवार्ड साइड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रंटल लिफ्टिंग, फ्रंटल लिफ्टिंग में क्या होता है कि कूल और वार्म एयर पार्सल होते हैं, जैसे ये एक ठंडी हवा है का पार्सल है और ये एक वार्म एयर है। ठीक है, तो अब ये जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये जो कूल एयर है वो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये नीचे की तरफ मूव कर लेगी, वार्म एयर ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, सपोज ये इस टाइप से अगर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं सेम एलिवेशन पे, तो वार्म एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी, कोल्ड एयर वो नीचे की तरफ मूव करेगी। इसको बोलते हैं फ्रंटल लिफ्टिंग, यानी कि वार्म एयर वो ऊपर की तरफ लिफ्ट कर गई। When the warm air rise over a cooler, denser air commonly seen at cold fronts। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कन्वेक्शनल लिफ्टिंग इज द प्रीडोमिनेंट इन द ट्रॉपिक्स। कन्वेक्शनल लिफ्टिंग में क्या होता है कि जो जिन एरिया में एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे सॉइल जल्दी गर्म होती है, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड लेवल के पास की एयर होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ऊपर की एयर कूल है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब ये वार्म होगी तो इसकी डेंसिटी कम होगी, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ऊपर की जो कोल्ड एयर है यहाँ पे स्पेस मिलेगा तो वो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो इस टाइप का एयर सर्कुलेशन है उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल लिफ्टिंग। इज द प्रीडोमिनेंट इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स यानी कि इक्वेटर के पास के रीजन, तो ट्रॉपिक्स में सोलर इंसोलेशन ज़्यादा होता है। सोलर इंसोलेशन यानी कि यहाँ का एवरेज जो एनुअल मीन टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा रहता है। यानी तो कन्वेक्शनल लिफ्टिंग है वो मेनली ट्रॉपिक्स रीजन में ही होती है। एंड इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉजिंग एयर टू राइज ड्यू टू द थर्मल डिफरेंसेस। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, ये इसी की एक्सप्लेनेशन होगी। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज आर नॉट ऑलवेज ट्रू, कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो नन हो गया। ऑल स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू अंडर द गिवन कंडीशन, ये अपनी जो गिवन कंडीशन है इनमें ये सारे स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहते हैं। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड टाइप वुड यू एसोसिएट विद द स्टेबल एटमॉस्फेयर वेयर द लेयर ऑफ एयर इज नॉट कंडक्टिव टू द वर्टिकल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गए कि भाई किस टाइप का क्लाउड है जो स्टेबल एटमॉस्फेयर में उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसमें वर्टिकल जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। तो क्यूमुलस क्लाउड होते हैं वो होते हैं ऐसे इस टाइप का जिनका फॉर्मेशन होता है, और जो कॉटन या रुई बोलते हैं हिंदी में उस टाइप की इनकी शेप रहती है। ठीक है, ये एकदम वाइट कलर के होते हैं। ठीक, क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस यानी कि देखो चार टाइप के मेनली क्लाउड होते हैं। सीरस क्लाउड, ये देख लो, ये हो गए सीरस क्लाउड, ये हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, सपोज 10-12 किलोमीटर की हाइट पे रहते हैं। इनकी शेप होती है इस टाइप की, एकदम
पतली पतली स्ट्रेट लाइंस में इनका फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, और फिर आगे स्ट्रेटस क्लाउड, यानी इनमें स्ट्रेटा बना रहता है कि जैसे ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, अलग अलग लेयर में एकदम रहते हैं। क्यूमुलस क्लाउड होते हैं ये जो रुई की शेप में रहते हैं। ठीक है, और निम्बस क्लाउड होते हैं, निम्बस वर्ड का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो जिस क्लाउड में निम्बस आ गया मतलब वो उनमें बहुत अमाउंट में वाटर है, और ये लोअर एल्टीट्यूड पे रहते हैं, यानी कि 0 से लेके 2 या 3 किलोमीटर तक की एलिवेशन पे ही रहते हैं, कई बार ग्राउंड को टच कर जाते हैं। और मेनली मोस्टली रैन इन जो निम्बस क्लाउड है उनकी वजह से ही होती है। तो निम्बस और स्टेटस मिलके ये देखो निम्बो स्टेटस, इनकी वजह से ये देखो रैन हो रही है। और क्यूमुलो निम्बस, ये देखो क्यूमुलो निम्बस, यहाँ भी निम्बस वर्ड आ गया तो यहाँ भी रैन हो रही है। बाकी देखो बाकी क्लाउड जहाँ निम्बस है ही नहीं तो उनमें किसी में रैन नहीं हो रही है। ठीक, तो स्ट्रेटस क्लाउड में क्या है कि ये स्ट्रेटा की फॉर्मेशन में रहता है, और स्ट्रेटा तभी बनता है जब एटमॉस्फेयर स्टेबल रहता है। अगर विंड का स्पीड बहुत तेज है, या जो प्रेशर का ड्रॉप, जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में स्ट्रेटा बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी एयर का सर्कुलेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे स्ट्रेटस क्लाउड नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ क्लाउड इन द स्टेबल एटमॉस्फेयर, तो स्टेबल एटमॉस्फेयर में मेनली स्ट्रेटा टाइप के क्लाउड ही बनते हैं। ठीक है, स्ट्रेटा टाइप के क्लाउड में स्ट्रेटोक्यूमुलस, ये हमारा आंसर हो गया। In the context of the weather forecasting, what are the primary advantage Doppler radar have over conventional radar? कि Doppler radar के क्या बेनिफिट है कन्वेंशनल रडार से। ठीक है, तो ये होता है डॉपलर रडार। इसमें डॉपलर इफेक्ट होता है, जैसे ये रडार है अपनी तरफ से एक वेव को छोड़ेगा, ये गई यहाँ पे, सपोज ये रेन की ड्रॉप है, इससे ये रिफ्लेक्ट होगी और वापस आ जाएगी। तो इसकी वजह से अब ये जो वेव गई है इसकी कितनी स्पीड है, और जब ये वापस आई है तो हमें डिस्टेंस, जो टाइम के थ्रू हमें डिस्टेंस पता लग जाएगी, तो उसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि कितनी दूर प्रेसिपिटेशन हो रही है। यानी कि ये रडार यहाँ है और इसकी जो वेव है उनकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये 2 सेकेंड के बाद ये रिसेप्टर ने वापस उस वेव को कैच कर लिया है। तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड इसको जाने में टाइम लगा, 1 सेकेंड इसको वापस आने में टाइम लगा। तो उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी पे प्रेसिपिटेशन हो रही है। ठीक है, तो ये है डॉपलर रडार। तो इसके थ्रू इट कैन मेजर द साइज ऑफ द रेन ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप की साइज पता नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ ये पता कर सकता है कि रेन कहाँ हो रही है। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ द विंड वेलोसिटी विद इन द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे विंड वेलोसिटी का हमें पता लग सकता है। सपोज कि यहाँ पे ये 10 किलोमीटर की स्पीड से 10 किलोमीटर दूर पे रेन हो रही है। अगली बार जब इसने ये वेव गई और सपोज इस साइड 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से विंड ब्लो हो रही है, तो अगली बार जब ये वेव जाएगी तो ये जो क्लाउड है ये भी 2 किलोमीटर आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है वो फिर 12 किलोमीटर दूर पे होगा। तो फिर इस जो वेव को वापस आने में 2.4 सेकेंड लग जाएंगे। तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड के बाद जब हमने वेव को वापस दोबारा भेजा तो 2 किलोमीटर ये क्लाउड दूर चला गया, यानी कि विंड की स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डॉपलर रडार के थ्रू हम प्रेसिपिटेशन कितनी डिस्टेंस पे हो रहा है वो मेजर कर सकते हैं, तो विंड वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली ये मेजर हो जाएगी। इट हैज अ लॉन्गर रेंज फॉर द डिटेक्टिंग वेदर सिस्टम एंड इट इज लेस अफेक्टेड बाय द ग्राउंड क्लटर। ये सारे स्टेटमेंट फॉल्स है और ये स्टेटमेंट अपना ट्रू हो गया। A key difference between radio sonde and drop sonde। रेडियो सोंडे और ड्रॉप सोंडे, रेडियो सोंडे में क्या होता है कि एक बलून है, उसको हम लॉन्च करते हैं और इसके थ्रू इसके अंदर बहुत सारे हमने इंस्ट्रूमेंट लगा दिए कि ह्यूमिडिटी के लिए, टेम्परेचर के लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए, विंड की वेलोसिटी के विंड की स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ग्राउंड से हम बलून को लॉन्च करते हैं। ड्रॉप सोंडे में क्या होता है कि ऊपर एरोप्लेन के थ्रू हम इस बलून को ऊपर से नीचे की तरफ भेजते हैं। तो ये की डिफरेंस है। तो की डिफरेंस क्या हो गया, द मेथड ऑफ द डिप्लॉयमेंट।
विद ड्रॉप संडे बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। रेडियो संडे को हम नीचे से रिलीज करते हैं, ऊपर जाता है। ड्रॉप संडे को हम ऊपर एरोप्लेन से रिलीज करते हैं और वो नीचे की तरफ आता है। ठीक। रेडियो संडे आइडियल फॉर द ग्राउंड बेस्ड लॉन्च टू कलेक्ट डेटा ड्यूरिंग द असेंट। ये ग्राउंड से रिलीज करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। और ड्रॉप संडे जो रिमोट एरियाज है जहाँ पे हम रेडियो संडे लॉन्च नहीं कर सकते, जैसे कोई हिली टेरेन हो गया, वहाँ पे लॉन्चिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम ड्रॉप संडे यूज करते हैं। Which of the following statement about the ocean salinity is not generally true? ओशियन सैलिनिटी क्या होती है कि ओशियन में साल्ट कितना है। तो ग्लोबली अगर हम एवरेज निकालें तो ओशियन में 35 पीपीटी पार्ट्स पर 1000 साल्ट है। 35 पीपीटी का मतलब हो गया कि अगर हम 1000 यूनिट या 1000 ग्राम, सपोज कि 1 किलोग्राम हमने ओशियन वाटर लिया है, उसको हम बॉईल करेंगे, पूरा पानी उड़ जाने के बाद 35 ग्राम साल्ट बच जाएगा पीछे। ठीक है, इसको बोलते हैं सैलिनिटी। तो सैलिनिटी इज द हायर इन द एरिया ऑफ द हाई इवापोरेशन एंड लो प्रेसिपिटेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है कि सपोज जैसे ये दो अलग अलग जगह पे हमने जो एवरेज ओशन वाटर है उसको रख दिया। जैसे ये 1 लीटर ओशन वाटर को हमने सपोज जम्मू कश्मीर में रख दिया, एंड 1 लीटर ओशन वाटर को हमने तमिलनाडु में रख दिया। ठीक है, तो इसमें भी 35 ग्राम अभी साल्ट है, इसमें भी अभी 35 ग्राम साल्ट है। बट तमिलनाडु में टेम्परेचर भी ज़्यादा रहेगा तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। सपोज कि आफ्टर 5 डेज, 5 डे के बाद क्या होगा कि इसमें से 200 ग्राम 200 ml वाटर इवापोरेट हो गया, और यहाँ पे 50 ml वाटर ही इवापोरेट हुआ। तो अब क्या हुआ, जो J&K में सैंपल है उसमें 35 ग्राम साल्ट है 950 ml वाटर में, और तमिलनाडु में क्या हो गया, 35 ग्राम साल्ट हो गया 800 ml वाटर सैंपल में। तो ऑब्वियसली इसकी सैलिनिटी इंक्रीज होगी, इसकी कम रहेगी। यानी कि जहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, तो वहाँ पे सैलिनिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है। ठीक है, द डेड सी हैज वन ऑफ द हाईएस्ट सैलिनिटी लेवल इन द वर्ल्ड। डेड सी ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे एक सी है। तो इजराइल में प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, जो एवरेज रेनफॉल एनुअली 25 सेंटीमीटर से भी कम है, और एकदम ड्राई एरिया है तो इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो डेड सी की एवरेज सैलिनिटी 300 ग्राम पर केजी के अप्रॉक्स है, 300 पीपीटी है। यानी कि डेड सी का अगर 1 लीटर वाटर को हम इवापोरेट करेंगे तो उसमें से 300 ग्राम साल्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो अगर हम टॉप 4-5 हाईएस्ट सैलिनिटी वाले सी या लेक की बात करें तो डेड सी उनमें से एक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सैलिनिटी डिक्रीज विद द डेप्थ ड्यू टू द लेस इवापोरेशन एट डीपर लेवल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि भाई ऊपर की जो सरफेस है वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी ज़्यादा रह जाएगी, क्योंकि वाटर जो इवापोरेट हो गया तो उसमें जो साल्ट ज़्यादा बच जाएगा और वाटर की कंसंट्रेशन कम रहेगी। नेक्स्ट है सैलिनिटी इज यूनिफॉर्म इन द ओशियन वाटर। पूरे ओशियन वाटर में सैलिनिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती है। जिन रीजन में प्रेसिपिटेशन कम होता है और हाई इवापोरेशन रहता है तो वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा रहती है, और इसके उल्टे जहाँ पे इवापोरेशन कम हो रहा है और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे एवरेज सैलिनिटी की रेट है वो ये 35 से कम रहेगी, और इन रीजन में 35 से ज़्यादा रहती है। तो ये स्टेटमेंट अपना फॉल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने नॉट जनरली ट्रू पूछा है, तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये। ठीक है, जैसे देखो लेक वैन ये टर्की में है, इसकी सैलिनिटी है 330 पीपीटी। ये पीपीटी को इस तरह से शो करते हैं, जैसे ये परसेंटेज, ये देखो 2 डॉट है, यानी कि जैसे ये इसको हमने 1 मान लिया, ये 2 डॉट यानी 0, ये परसेंटेज यानी कि आउट ऑफ 100। यहाँ पे पीपीटी को इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये 1 हो गया, 12330 यानी कि 1000, इसको बोलते हैं पीपीटी। तो लेक वैन टर्की में इसकी सैलिनिटी है 330 पीपीटी। डेड सी की है 340 इजराइल और जॉर्डन में। ग्रेट साल्ट लेक यूएस में इसकी सैलिनिटी 220 है। लेक असाल ये जिबूती में है, जिबूती
अफ्रीका में है। इसकी सैलिनिटी 350 के अप्रॉक्स है। तो ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सैलिनिटी वाली लेक्स है। तो ये देखो टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी। जैसे कि सरफेस पे एवरेज ओशन का टेम्परेचर 20-25 डिग्री के बीच में रहता है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर में एकदम शार्पली डिक्लाइन होता है। जैसे कि 0 मीटर से यानी सरफेस से लेके 200 मीटर तक जो ओशियन है उसका टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक ये 20 से एकदम रिड्यूस होके 5-6 डिग्री तक डिक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मो यानी टेम्परेचर, क्लाइन यानी मतलब इसमें चेंज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे 4000 मीटर पर नीचे मतलब 4 डिग्री पे कांस्टेंट रह जाता है। 4 डिग्री पे क्यों? क्योंकि 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो नीचे का जो ओशन का वाटर होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा डेंस होगा और ये 4 डिग्री पे रहता है और ये लिक्विड कंडीशन में रहता है। अगर ये 4 डिग्री से नीचे जाएगा फिर वो फ्रीज हो जाएगा। तो 1000 मीटर के बाद ओशन में 4 डिग्री ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। तो 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक ये रैपिडली टेम्परेचर में डिक्रीज हो रहा है, उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। इसी तरह से सैलिनिटी है वो ये देखो 35.5 है सरफेस पे, ठीक है, 35 पीपीटी। फिर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करेंगे 500 मीटर पे ये 34.5 हो रही है, ठीक है। तो ये रैपिडली चेंज हो रहा है। उसके बाद ये देखो वापस 35 के आसपास कांस्टेंट हो रही है। यानी कि अगर हम ग्लोबली एवरेज देखें ओशियन का तो सैलिनिटी है 35 पीपीटी। बट सरफेस पे इवापोरेशन ज़्यादा होती थी, वहाँ पे सैलिनिटी थोड़ी ज़्यादा है। और 500 मीटर तक मूव करने पे ये रैपिडली डिक्रीज हो रही है। इसको बोलते हैं हेलो क्लाइन। हेलो यानी साल्ट, क्लाइन यानी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। मतलब क्लाइन का मतलब होता है कि उसकी जो डिग्री है वो चेंज हो रही है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अभी जैसे ये है पिक्नोक्लाइन, डेंसिटी में चेंज होता है, उसको बोलते हैं पिक्नोक्लाइन। पिक्नो यानी डेंसिटी, क्लाइन यानी चेंज हो रहा है। तो सरफेस वाटर ओशन का होता है उसकी डेंसिटी होती है 1.025, ठीक। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ये डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और उसके बाद 1.028 पे कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पिक्नोक्लाइन। Which relief feature of the ocean floor is the characterized by a long, narrow underwater valley with the steep sides? यानी ओशियन फ्लोर में लॉन्ग, नैरो अंडरवाटर वैली। वैली होता है, वैली का मतलब कि दोनों साइड पे हाइट है और बीच में खाली जगह है। स्टीप साइड यानी कि इनकी जो ढलान है वो बहुत स्टीपनेस है, ठीक है, मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई है। और अंडर वाटर में नैरो यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है। नॉर्मली जो ओशन होता है उसकी डेप्थ रहती है 3800 मीटर या अप्रोक्स 4 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। नॉर्मली ओशन 4 किलोमीटर डीप रहता है, ठीक। तो 4 किलोमीटर से अगर 6 किलोमीटर या उससे ज़्यादा डेप्थ वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पे इस टाइप की फॉर्मेशन, इस टाइप की स्टीप साइड की वैली होती है उसको बोलते हैं ट्रेंच। और वर्ल्ड में सबसे डेप्थ वाली ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच, इसकी डेप्थ है 11 किलोमीटर, ठीक है। ये है पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन। ये जैसे हो गया ओशन के रिलीफ फीचर की बात करें तो 200 मीटर तक रहता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद एकदम से ये स्लोप है, स्टीप स्लोप है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद ये देखो 400 मीटर पे अबाइसल प्लेन, यानी कि ये ओशन का प्लेन है। ये ऑलमोस्ट 50-70% ओशन में प्लेन ही है, अबाइसल प्लेन है। अभी 6000 मीटर से लेके 11 किलोमीटर तक की ये देखो दोनों तरफ स्टीप स्लोप है और ये नैरो टाइप की वैली है, इसको बोलते हैं ट्रेंच। मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी इज द पर्टिकुलरली नोन फॉर। मौना लोआ एक ऑब्जर्वेटरी है, मतलब ये रिसर्च करता है
जो क्लाइमेट के रिलेटेड इश्यूज है उन पे। कार्बन डाइऑक्साइड इस जो ग्लोबल लेवल पे कंसंट्रेशन अभी हमने जैसे पीछे बात करी थी 420 ppm है, तो ये मेजर होती है मोना लोआ से। ठीक है, मोना लोआ कहाँ है? मोना लोआ है हवाई आइलैंड में, पैसिफिक क्वेश्चन में ये हवाई आइलैंड है। अभी ये हवाई आइलैंड को इसलिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन डिस्टर्बेंस बहुत कम है। अभी इस पॉइंट से देखो चारों तरफ, जैसे यूएसए, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये रशिया या जापान, ये सारे मतलब हजारों किलोमीटर दूर है इनसे, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्लोबल जो CO2 कंसंट्रेशन है वो यहाँ से मेजर होती है। इस जो CO2 कंसंट्रेशन का ग्राफ है इसको बोलते हैं किलिंग कर्व, किलिंग कर्व। ठीक, जैसे कि 1960 में 320 ppm थी CO2, और अभी देख लो 2024 में हो गई है 420 ppm, यानी कि लास्ट 60 ईयर में एवरेज मतलब 100 ppm कंसंट्रेशन बढ़ गई है CO2 की। ठीक है, अभी करंटली 2 to 3 ppm CO2 एनुअली इंक्रीज हो रही है। जैसे 2023 में 418 थी, अब 24 में 420 हो गई है। ठीक है, the behavior of the seismic waves at the Gutenberg discontinuity provide the evidence for Gutenberg discontinuity। ये जैसे अर्थ है, तो अर्थ में मेनली 3 जोन है। जैसे ये है क्रस्ट, ठीक है, तो ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर पॉइंट हमारी सरफेस से हो गया 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो इनिशियल जो 50 to 100 किलोमीटर तक की रीजन है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद से अप्रोक्स 3000 किलोमीटर तक का रीजन है उसको हम बोलते हैं मेंटल। ठीक है, और 3000 से लेके ये 6400 तक के रीजन को हम बोलते हैं कोर। ठीक है, तो क्रस्ट से मेंटल के बीच की जो लाइन है इसको हम बोलते हैं मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। भाई यहाँ क्रस्ट है, यहाँ पे मेंटल है, तो ये क्रस्ट डिसकंटिन्यू हो रही है ना, तो इस टाइप ये इस पॉइंट को बोलते हैं मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। और इस कंटिन्यूटी जो मेंटल और कोर के बीच में इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब क्रस्ट और मेंटल और कोर इन तीनों के भी दो दो पार्ट हो गए। जैसे कि ये अपर क्रस्ट होगी, ये लोअर क्रस्ट होगी, ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, ये अपर कोर है, ये लोअर कोर है। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उनके भी, जैसे कि इसको बोलते हैं कोनार्ड, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी जो क्रस्ट और क्रस्ट के बीच में है। इस जो मेंटल और मेंटल के बीच में उसको बोलते हैं रेपिटी, ऐसा कुछ नाम है। और कोर की डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये जो आउटर कोर होती है, ये जैसे ये इनर कोर है, ये है सॉलिड। आउटर कोर होती है, ये होती है लिक्विड फेज में अर्थ की। उसके बाद ऊपर फिर वापस सॉलिड फॉर्मेशन में रहता है मैक्सिमम। ठीक है, अब जो सिस्मिक वेव्स होती है मेनली देखो प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव, जिसमें एल और आर, लव वेव और रेलिंग वेव होती है। जो सेकेंडरी वेव होती है इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये लिक्विड में मूव नहीं कर सकती, ये लिक्विड में नहीं जा सकती। लिक्विड में जैसे लिक्विड आएगा ये स्टॉप हो जाती है। तो सिस्मिक वेव जैसे ये अर्थ में ये हो गई क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर हो गया, तो यहाँ से कुछ सिस्मिक वेव स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके स्टॉप हो गई। तो उसकी वजह से हमें पता लगा कि क्रस्ट भी सॉलिड है, जो मेंटल है वो भी सॉलिड है, और कोर है वो इनिशियली जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी में जो सिस्मिक वेव उसके बिहेवियर से हमें पता लगता है कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड फेज में है। ठीक है, और ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the van Crevelen diagram primarily illustrate when the analyzing organic matter? van Crevelen diagram क्या है? It is a graphical plot developed by the Dirk William and van Crevelen, used to assess the origin and the maturity of the kerosene and petroleum. Kerosene क्या है? Kerosene यूं समझो कि ऑर्गेनिक मैटर है।
मतलब इनिशियल जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो सेडिमेंट्री रॉक के बीच में ट्रैप रहता है, और केरोसिन के अलग अलग डिग्रेडेशन फेज के थ्रू पेट्रोलियम, कोल या ये नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन कार्बन का जो एटॉमिक रेशियो है और ऑक्सीजन कार्बन का एटॉमिक रेशियो है, ये दोनों ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसके क्या एप्लीकेशन है ये देखो, केरोसिन 1 2 3 4 अलग अलग फेज में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिग्रेडेशन के हिसाब से करते हैं। केरोसिन से ये देखो फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन, ये अलग अलग इसके स्टेज है और टेम्परेचर के हिसाब से। अब जैसे हायर टेम्परेचर पे ये कोल बन रहा है, ये मीडियम टेम्परेचर पे ऑयल और नेचुरल गैस का जनरेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, soil water held by the hygroscopic force can be completely removed by the oven drying at 105 degrees Celsius, and the hygroscopic water is bound to soil particle with weak adhesive force, making it easily evaporable. तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है जो सॉइल में, वो इजीली यूज में नहीं ले सकते, वो स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स होता है उनके बीच में, और ये ना तो प्लांट यूटिलाइज कर सकते हैं और ये इजीली इवापोरेट होता ही नहीं है। इसको इवापोरेट करने के लिए 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब जब 105 चाहिए तो इसका मतलब ये नॉर्मली इवापोरेट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है, 45 होगा, 50 होगा, 50 डिग्री, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता ना। तो इसको रिमूव करने के लिए 105 चाहिए, तो नॉर्मल कंडीशन में ये इसको हम सॉइल से अलग नहीं कर सकते, तो ये रीजन इसका रॉन्ग हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ये सॉइल वाटर देखो मेनली 3 टाइप का होता है, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और ये इनकी प्रॉपर्टीज है, ये देख लो आप एक बार। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ द ऑक्टाज इन द क्लाउड कवर एस्टिमेशन इज लिमिटेड बिकॉज इट डज नॉट अकाउंट फॉर द क्लाउड कंपोजिशन। पहले ऑक्टाज क्या होता है? ऑक्टाज ये मतलब कि इसमें 0 से लेकर 8 तक नंबर असाइन किए होते हैं। 0 का मीन्स है कि इसका ही कम्प्लीटली कोई भी क्लाउड नहीं है, और 8 का मतलब है कि पूरा फुल है क्लाउड से। अभी जैसे कि ये इतना बड़ा स्काई अपने को दिख रहा है, इस एक पॉइंट से इतना दिख रहा है, अगर ये इसमें बिल्कुल क्लाउड नहीं है इसका मतलब 0 हो गया, अगर ये थोड़े इतने से क्लाउड है इसका मतलब 1 हो गया, इतना फिल है तो 2 ही हो गया, अगर ये हाफ फिल है तो 4 हो गया, और ये इतना खाली है बाकी पूरे में क्लाउड है तो 7 हो गया, और कम्प्लीटली ओवरकास्ट कंडीशन है तो 8 हो गया। ठीक है, इसमें हम सिर्फ क्लाउड का ही देखते हैं, ये चीज़ नहीं देखते कि उसका क्या कंपोजिशन है, किस टाइप का क्लाउड है, कितनी थिकनेस है क्लाउड की, वो चीज़ें एस्टिमेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये असर्शन अपना ट्रू है। सैटेलाइट इमेजरी कैन प्रोवाइड मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द क्लाउड टाइप एंड थिकनेस, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि फर्दर अपने को डिटेलिंग चाहिए कि किस टाइप का क्लाउड है, तो उसके लिए सैटेलाइट इमेजरी चाहिए होती है। तो इसमें ए एंड आर दोनों ट्रू है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये जैसे ऑक्टाज में देखो 0 मतलब क्लियर स्काई, ये इसका सिंबल हो गया बिल्कुल एम्प्टी, 8 का मतलब है कंप्लीटली ओवरकास्ट, और ये पूरा ब्लैक है। If two cities with identical urban layout are compared, one in a temperate zone and another in a tropical zone, what would be the most likely difference regarding their urban heat island effect? दो सिटीज है, दो सिमिलर पॉपुलेशन और उनका लेआउट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक टेम्परेट जोन में और एक ट्रॉपिकल जोन में। इस कंडीशन में ट्रॉपिकल जोन में वहाँ नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम नहीं रहता है, विंटर में भी, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में जनरली विंटर होती ही नहीं है, और एनुअल मेन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से प्लस ही रहेगा। टेम्परेट जोन में कंपेरेटिवली ट्रॉपिकल टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, तो मतलब ये बेस लाइन टेम्परेचर इनका ही। अब इस जैसे कि टेम्परेट जोन वाली जो सिटी है, इसमें सपोज कि समर सीजन में के 4 मंथ में ही अपने को अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बाकी टाइम नहीं मिलेगा। पर ट्रॉपिकल सिटी में थ्रू आउट द ईयर अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर हो गया बेस लाइन टेम्परेचर, कि जो ट्रॉपिकल सिटी है उसका यूएचआई इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होगा
टेम्परेट रीजन वाली सिटी से, क्योंकि बेस लाइन टेम्परेचर भी इसका ज़्यादा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग urban modification would be theoretically have the most significant immediate impact on the reducing the urban heat island effect considering both physical and social aspect। ठीक है, ये अपने चार सजेशन दिए हैं कि इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट है थियोरेटिकली, मतलब प्रैक्टिकली भले वो फिजिबल हो या ना हो, और मोस्ट सिग्निफिकेंट जिसका सबसे, और इमीडिएट यानी तुरंत जिसका इफेक्ट हो। ठीक है, अभी जैसे कि इंडस्ट्रियल एमिशन और व्हीकल के एग्जॉस्ट है, तो ये अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट में इतना इनका इम्पैक्ट नहीं रहता है। अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट मेनली ये होता है कि जो कंक्रीट की स्ट्रक्चर होती है, कंक्रीट या एसफाल्ट की जो स्ट्रक्चर है, वो दिन के टाइम हीट एब्जॉर्व करती है। ठीक है, और नाइट टाइम में ये हीट को धीरे धीरे रिलीज करती है। तो नाइट टाइम में जो अर्बन एरिया होता है, वहाँ सराउंडिंग एरिया से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो व्हीकलर जो एग्जॉस्ट है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, वो इतना सिग्निफिकेंट उसका रोल नहीं रहता है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। एनकरेजिंग टेली कम्यूटिंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल, ये देखो ये भी व्हीकल की बात है, ये भी इतना, ये दोनों ये भी रॉन्ग हो गया। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, क्रिएटिंग अर्बन पार्क्स विद द नेटिव प्लांट स्पीसीज एंड वाटर फीचर, कि सिटी में पार्क्स बनाए और प्लांट स्पीसीज या प्लांटेशन करें, और वाटर फीचर यानी कि कोई वेटलैंड या पॉन्ड या लेक टाइप वैसा बनाए। और एक है सिटी वाइड मैंडेट फॉर द रिफ्लेक्टिव पेंट ऑन द ऑल बिल्डिंग एंड पेवमेंट्स, कि पूरे सिटी में रिफ्लेक्टिव पेंट, सपोज वाइट कलर का पेंट कर दो पूरी सिटी में। ठीक है, तो अब देखो आइडियली ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि भाई देखो पेंट करेंगे तो वो एक साल के बाद वो खराब हो जाएगा, फिर दोबारा करो, और इतना एनवायरनमेंट के हिसाब से भी सही नहीं है। बट अगर हम इमीडिएट इफेक्ट की बात करें ना, थियोरेटिकली ये देखो बात है, तो प्रैक्टिकली भले भी पॉसिबल ना हो, तो जो वाइट कलर रिफ्लेक्टिव चीज है, तो उसका एल्बिडो कम होगा। इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सब, जितनी सोलर रेडिएशन आएगी उसकी 70 80 90% वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उसकी वजह से जो कंक्रीट स्ट्रक्चर वो इतनी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो रात के टाइम पे जो अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट महसूस करते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। यानी कि इमीडिएट कि आज अगर हम पेंट किया है तो कल से हमें यूएचआई में जो कमी महसूस होने लग जाएगी। जबकि ये पार्क या ये प्लांटेशन या वेटलैंड वाला सिस्टम है, इसमें लंबा टाइम लगेगा जो उसकी यूएचआई का इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करने में। नेक्स्ट है, द ईस्टर्न हिमालय रीजन हैव अ लोअर पोटेंशियल फॉर द कैश क्रॉप कल्टीवेशन। कैश क्रॉप कल्टीवेशन यानी कि उस टाइप की क्रॉप जिससे इमीडिएट हमें कैश मिलता है। ठीक है, जैसे कि टी हो गए, कॉफ़ी हो गई, या ये स्पाइसेस हो गए। ठीक है, मतलब डायरेक्टली अपने यूज़ की इतनी नहीं है, बट एक्सपोर्ट करके तुरंत हमें कैश मिल जाता है जो फार्मर्स होते हैं उनको। ठीक है, हैव लो पोटेंशियल टू अदर रीजन, बाकी रीजन के कंपेयर में यहाँ पे उसका पोटेंशियल कम है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टी असम में होती है, और असम ही ईस्टर्न हिमालय है। ठीक है, the rugged terrain and the limited accessibility in the eastern Himalaya make large scale commercial agriculture challenging। चैलेंजिंग है क्योंकि वहाँ पे माउंटेन वगैरह और accessibility का भी इश्यू है, टेरेन अच्छा नहीं है। तो जो आर स्टेटमेंट है, रीजन है, वो तो करेक्ट है, बट ए रॉन्ग है। ठीक है, पोटेंशियल बहुत है वहाँ, वो भी बहुत रही है, बट हाँ चैलेंज है। तो ए फॉल्स हो गया, आर ट्रू हो गया। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 15 agroclimatic zone by the planning commission, and these zones are further divided into 72 subzones. These division is based on the factor like soil type, climate, water, cropping pattern। एग्रोक्लाइमेटिक जोन यानी एग्रीकल्चर और क्लाइमेट दोनों को मद्देनजर रखते हुए अपने इंडिया में 15 जोन है। ये हो गए 15 जोन। जैसे 1 हो गया, ये जो जोन 1 है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंज हो गया, जोन 2 है ये हो गया ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिल रेंज। उसके बाद ये देखो गंगा के प्लेन, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा। जैसे अपर गंगा में हो गया ये उत्तराखंड और यूपी का पोर्शन, मिडिल गंगा में हो गया यूपी और बिहार,
और लोअर गंगम हो गया ये बंगाल का पोर्शन। इस तरह से ये प्लेटों के हो गए। फिर ये जो ईस्ट वेस्ट कोस्ट हो गए, गुजरात हो गया, राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान जो एरिड रीजन है ये हो गया, और लास्ट में आइलैंड हो गए। 15 रीजन, 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है इंडिया में। कंसिडर द इकोलॉजिकल अडेप्टेशन इन द एरिड रीजन ऑफ द इंडिया, विच अडेप्टेशन इज नॉट टिपिकली ऑब्जर्व्ड। देखो एरिड रीजन में क्या क्या अडेप्टेशन होते हैं, ठीक है। एरिड रीजन को फेस करने के में क्या क्या चेंजेस करते हैं, तो डीप रूट सिस्टम, प्लांट में डीप रूट सिस्टम होगा जो एरिड रीजन में होंगे। टू एसेस द ग्राउंड वाटर, एरिड रीजन है तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो वाटर टेबल है वो भी काफी नीचे होगी, तो उसके लिए प्लांट को डीप रूट सिस्टम चाहिए, तो ये तो अडेप्टेशन होता है। जीरोफाइटिक वेजिटेशन, प्लांट विद द रिड्यूस्ड लीफ सरफेस टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। जो ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में, यानी कि जनरली वाटर का एवापोरेशन होता है उसको हम एवापोरेशन बोलते हैं, और जो प्लांट में एवापोरेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो जो एरिड रीजन में प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ की सरफेस साइज होती है वो छोटी होती है, ठीक है, ताकि जो वाटर का लॉस है वो कम से कम हो, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। हाई ट्रांसपिरेशन रेट, हाई ट्रांसपिरेशन रेट नहीं होती है टू कूल डाउन द हॉट एनवायरनमेंट, ये नहीं है, क्योंकि कूल डाउन कैसे करेंगे, वैसे एरिड रीजन में वाटर की मतलब कमी है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पूछा था नॉट ऑब्जर्व, नॉट टिपिकली ऑब्जर्व। द मीन वर्चुअल टेम्परेचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, ठीक है। जो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर है वो मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करता है। मॉइस्चर कंटेंट यानी वाटर वेपर 0 से 4% तक होती है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। इफ द ट्रोपोस्फेयर हैज एन इंक्रीज इन द वाटर वेपर कंटेंट, अगर वाटर वेपर इंक्रीज होगी, मतलब बाकी सारे पैरामीटर अगर हम कांस्टेंट रखें, वाटर वेपर को इंक्रीज करेंगे, तो हाउ वुड दिस अफेक्ट द मीन वर्चुअल टेम्परेचर। तो हमें पता है कि वाटर वेपर है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, तो अगर इसकी अमाउंट इंक्रीज होगी तो ज़्यादा अमाउंट में हीट को ये ट्रैप करेगी, और ओवरऑल जो मेन टेम्परेचर है, वर्चुअल टेम्परेचर है, वो इंक्रीज होगा। Which of the following statement most accurately describe the primary driving force behind the catabotic wind, ठीक है। कैटाबोटिक विंड और एनाबोटिक विंड दो टाइप की विंड होती है। क्या है कि जैसे ये एक माउंटेन है, नीचे यहाँ पे वार्म एयर होगी क्योंकि सरफेस के पास है, यहाँ हवा गर्म होगी, जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे कूल एयर होगी। अब कूल एयर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये माउंटेन के स्लोप के सारे नीचे की तरफ मूव करती है, तो ये कोल्ड एयर नीचे की तरफ मूव करती है, इसको बोलते हैं डाउन हिल कोल्ड एयर है, इसको बोलते हैं कैटाबोटिक विंड, ठीक है। और ठीक इसी तरह ये यहाँ पे वार्म एयर है तो इसकी डेंसिटी कम है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगी, यानी अप हिल, ये अप हिल ऊपर की तरफ जा रही है, और वार्म एयर है, इसको बोलते हैं एनाबोटिक विंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडिएशन कूलिंग एट द हायर एल्टीट्यूड लीडिंग टू डेंसिटी इंक्रीज, के ऊपर भाई कूलिंग है और डेंसिटी इंक्रीज होगी हायर एल्टीट्यूड यानी माउंटेन पे, ठीक है, तो ये होगी कैटाबोटिक विंड होगी, ठीक है। कोरियलिस फोर्स के से इतना कोई रिलेशन नहीं है। थर्मल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लैंड एंड सी, ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की बात हो रही है, ये भी नहीं है। एंड अपवर्ड एयर मूवमेंट ऑफ द डे टाइम, ये भी नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। Which of the following statement about the सियाल are true? सियाल क्या है कि जैसे अर्थ में पीछे हमने पढ़ा था ना, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तो ऑलमोस्ट इसी बेस पे तीन और डिवीजन है, जो मतलब सियाल को हम ऑलमोस्ट क्रस्ट बोल सकते हैं, मतलब ये मतलब एग्जाम में आए तो ये नहीं है, बट अगर हम जनरली देखें तो क्रस्ट यानी सियाल, मेंटल यानी सीमा, और कोर निफे। सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, एंड जो क्रस्ट है वहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे अबंडेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। क्रस्ट में 46% होती है ऑक्सीजन, उसके बाद 27% सिलिकॉन और 8% एल्यूमिनियम होता है, तो सबसे अबंडेंट सिलिकॉन और एल्यूमिनियम हो गए मेटल में, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सिलिकॉन का Si, एल्यूमिनियम का Al, ये हो गया Cl, ठीक है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। फिर नेक्स्ट होती है उसको बोलते हैं सीमा, ठीक है।
इसको ऐसे आप सिम करके याद रख सकते हो, क्योंकि मैग्नीशियम या मैंगनीज में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो सीमा में होता है सिलिका और मैग्नीशियम, और निफे यानी कोर बनी होती है निकल और आयरन से। ठीक है, सियाल की डेंसिटी होती है 2.7, सीमा की होती है 3, और निफे की होती है 10 से लेकर 13 तक। ओवरऑल अर्थ की डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी होती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, सियाल रेफर द सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम कंपोजिशन ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट। तो ये जो सियाल होती है ये ओशियन में एब्सेंट रहती है, ओशियन में ये एब्सेंट है, ये सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, वहीं वहीं मिलती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, सेकंड ये करेक्ट है। सियाल इज द लाइटर देन सीमा ड्यू टू इट्स कंपोजिशन। तो सियाल की डेंसिटी 2.7 है, सीमा की 3 है, यानी कि सियाल लाइटर है इससे। सियाल का जो वेट है वो कम है, इसकी डेंसिटी कम है, और सीमा है वो हेवियर देन सियाल है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। इट एक्सटेंड डीप इनटू द मेंटल। हाँ, ये मेंटल तक, क्रस्ट से लेके मेंटल तक ये सियाल रहती है। एंड सियाल इज एब्सेंट इन द अर्थ्स कोर। तो सियाल है वो अर्थ के कोर में एब्सेंट रहती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, इसमें हो गए बी, सी और ई। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये मेंटल तक नहीं रहती, ये सिर्फ क्रस्ट तक ही रहती है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी, सी एंड ई। Consider the following about the Thar desert climate. The Thar desert has an arid climate. सही है, because it lies in the rain shadow of the western Ghat. यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, इसलिए कभी भी कोई भी सेंटेंस हो उसको पूरा पढ़ा करो। अभी जैसे देखो, ये इंडिया है, ये है थार डेजर्ट की लोकेशन, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। ठीक है, और रेन शेडो रीजन वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट है ये कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, गोवा, इस रीजन में। तो इसके जो रेन शेडो रीजन है वो जो मैंने पीछे बताया था, नागपुर वगैरह जो विदर्भ रीजन है वहाँ पे रेन शेडो इफेक्ट होता है। यहाँ ये वेस्टर्न घाट का और थार डेजर्ट का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखो ये गलत हो गया तो ए ऑप्शन वाले ये भी गलत कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ये और ये। ठीक है, तब बी देखो करेक्ट है। द लू विंड इज द हॉट ड्राई विंड दैट ब्लो ओवर द इंडो-गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम द थार डेजर्ट। ये करेक्ट है, गर्मियों में जो हॉट ड्राई विंड चलती है नॉर्थन प्लेन में उसको बोलते हैं लू। ऐसे वर्ल्ड के अलग अलग जो हिस्से हैं वहाँ पे अलग अलग टाइप की विंड चलती है, उनके अलग अलग नाम है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, वो भी एग्जाम में आता है। द डेजर्ट रिसीव सिग्निफिकेंट रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थार डेजर्ट को मैक्सिमम जो रेन होती है वो जो साउथ वेस्ट मानसून है इसके थ्रू आती है। जो साउथ वेस्ट मानसून 1 जून को केरला के आसपास आता है, ये 15 जुलाई 1 जुलाई टू 15 जुलाई के बीच में थार डेजर्ट में आता है, और 80% रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू ही होती है। ठीक है, और ये जो साउथ ईस्ट मानसून है ये राजस्थान में पहुंचता है सितंबर के आसपास, तो उसके थ्रू बाकी रिमेनिंग 10-15% रेनफॉल होती है। और उसके बाद राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जनवरी में भी रेन होती है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो होती है जो मेडिटेरेनियन सी है उसकी वजह से। ठीक है, द थार डेजर्ट्स क्लाइमेट इज मॉडरेटेड बाय द अरेबियन सी। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अरेबियन सी का भी इतना थार डेजर्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। द कैमल अडेप्टेशन लाइक स्टोरिंग फैट इन देयर हम्प्स। कैमल के हम्प में कैमल अपने लिए वो 1 वीक तक वाटर और बाकी फूड के लिए फैट वगैरह स्टोर कर सकता था, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये। नेक्स्ट है इंडियाज क्लाइमेट जोन। द क्लाइमेट ऑफ द राजस्थान इंक्लूड बोथ हॉट एंड ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट, राजस्थान में डेजर्ट है
बट हॉट डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट नहीं है। कोल्ड डेजर्ट इंडिया में है लद्दाख में, लद्दाख एंड जो स्पीति वैली है वो कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, द ईस्टर्न हिमालय, जैसे ये फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब हमारे पास बचे हैं ये दो, बी सी डी, यानी सी एंड डी इसमें भी करेक्ट है, इसमें भी करेक्ट है। अब हम क्या चेक करना है, सिर्फ ई और बी। अगर ई करेक्ट है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, बी है तो ये हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हो। हम चेक करेंगे कि केरला's क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एएम इन द कोपन क्लासिफिकेशन। जो पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट के बेस पे क्लासिफिकेशन है, उसमें कोपन का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये आप जरूर पढ़ना एग्जाम में, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। इन इट इंडिकेटिंग अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, केरला में ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, द डेक्कन प्लेटो हैज अ सेमी एरिड क्लाइमेट बिकॉज इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डेक्कन प्लेटो में रेन शेडो वेस्टर्न घाट की वजह से बनता है, उसकी वजह से सेमी एरिड क्लाइमेट है। द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया जनरली हैव अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो कोस्टल रीजन है इंडिया का वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल नहीं है। ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, मॉडरेटिंग नहीं है वहाँ, सी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इंडियन पेनिनसुला है इसके तीनों साइड पे ओशियन है, तो यहाँ पे सी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये हो गया बी सी एंड डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। The scale height of an atmosphere is defined as the altitude over which the atmospheric pressure decrease by a factor. Scale height होता है कि इस certain height पे atmospheric pressure कितना है। तो सरफेस पे जो ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1013 किलो पास्कल अप्रोक्स इतना होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरे कंप्लीट एटमॉस्फेयर का वेट का प्रेशर लग रहा है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस जेड बाई एच। पी जेड हो गया प्रेशर एट एल्टीट्यूड जेड, ये हो गया मीटर में, कि सपोज 1000 मीटर पे कितना प्रेशर है, तो ये हो जाएगा P1000 इज इक्वल टू पी नॉट हो गया प्रेशर एट द रेफरेंस लेवल यानी सी लेवल, जो 0 मीटर एल्टीट्यूड पे कितना प्रेशर है, इनटू एक्सपोनेंशियल यानी ई। तो ये किसका फैक्टर हो गया, ई का, एक्सपोनेंशियल का। डायरेक्ट ई है तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। 1/EP रॉन्ग है, और बाकी ये तो रिलेटेड भी नहीं है। Which of the following process dominate the vertical transfer of the heat in the lower atmosphere during a hot clear day? ठीक है, कि एक हॉट क्लियर डे में जो वर्टिकल ट्रांसफर हो रहा है हीट का एटमॉस्फेयर में, वर्टिकल यानी कि एयर का नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट। तो कंडक्शन, कंडक्शन होता है सॉलिड फेज में। ठीक है, जो दो सॉलिड सॉलिड में हीट का ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन बोलते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है वो गैस फॉर्म में, गैसियस फेज में, तो यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा। कूलिंग का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। तो लेटेंट हीट होता है कि किसी भी सब्सटेंस का फेज चेंज करने में, कि उसका टेम्परेचर वही है बट उसकी फेज चेंज हुई है, उस टाइम पे कितनी हीट रिलीज हो रही है या ऐड करनी पड़ रही है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। और सेंसिबल हीट होती है कि बिना फेज चेंज किए जो हीट का कन्वेंशन हो रहा है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। तो जो हॉट एंड क्लियर डे है, तो यहाँ पे गैस का यानी वाटर वेपर का कंडेंसेशन होने का कोई स्कोप नहीं है, तो यहाँ पे गैस के एक ही फेज में रहेगी। तो यहाँ पे सेंसिबल हीट कन्वेंशन जो कन्वेक्शन है वो सबसे प्रीडोमिनेटली वर्टिकल मिक्सिंग करेगा। Which condition would typically result in the most effective vertical mixing in the atmosphere? वर्टिकल मिक्सिंग सबसे इफेक्टिवली किस टाइम पे होगी? टेम्परेचर इन्वर्जन,
इन्वर्जन के टाइम पे मिक्सिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उसी वजह से इन्वर्जन मिक्सिंग स्टॉप हो जाती है तो पॉल्यूटेंट ट्रैप हो जाते हैं और ये बहुत ये हजार्डस कंडीशन होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए। स्टेबल एटमॉस्फेयर कंडीशन विद द मिनिमम विंड, अगर विंड स्पीड बिल्कुल नहीं है और स्टेबल कंडीशन, तो उस कंडीशन में भी मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, मिक्सिंग के लिए चाहिए कि बहुत स्ट्रांग विंड हो, तो इस तरह से जो पॉल्यूटेंट और एयर है वो किसी भी तरफ मूव करके डिस्पर्स हो जाए। हाई विंड स्पीड, ये देखो आइडियल कंडीशन है कि हाई विंड स्पीड होगी और अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी, तो उस टाइम पे वर्टिकल मिक्सिंग अच्छे से होगी। क्लियर स्काई विद नॉक्ट्रल रेडिएशन कूलिंग, क्लियर स्काई जनरली स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन और क्लियर स्काई दोनों का रिलेशन है। तो ये भी इतनी आइडियली वर्टिकल मिक्सिंग के लिए इतना अच्छी कंडीशन नहीं है, सबसे बेस्ट है हाई विंड स्पीड एंड अनस्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। If the environmental lapse rate is 6.5 degrees Celsius per kilometer and the temperature at the sea level is 25 degrees Celsius, what would be the temperature at the altitude of 200 meter? लैप्स रेट यानी कि ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर मूव करने पे कितना टेम्परेचर कम हो रहा है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट लैप्स रेट है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, यानी हर 1000 मीटर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस जीरो से इस पॉइंट को इधर मूव करें, यानी कि 100 मीटर मूव करने पे 0.65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में डिक्रीज होगा टेम्परेचर। तो 200 जैसे 100 मीटर और ऊपर गया तो फिर हो गया 0.65 डिग्री सेल्सियस। अभी 200 मीटर इन्होंने बोला है, यानी कि 200 मीटर ऊपर जाने पे 1.30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा। करंट जो सी लेवल पे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 200 मीटर हम ऊपर की तरफ मूव किया तो -1.30, तो हमारा आंसर हो गया 23.7। तो इसके सबसे क्लोज में है 23.5, तो ये करेक्ट आंसर है। In the terms of the biogeographic province, which of the following is not typically considered a major type? बायोजियोग्राफिक प्रोविंस क्या होते हैं कि फ्लोरा फोना और उनके अलग अलग रीजन के क्लाइमेट के बेस पे जोन बनाए हुए हैं पूरे अर्थ पे। ठीक है, जैसे कि टुंड्रा हो गया, डेजर्ट हो गया, सवाना हो गया, कोरल रीफ है वो मेजर जोन नहीं है, ये सब डिवीजन में आता है। ठीक है, जीआईएस इज यूजफुल फॉर, जीआईएस किस चीज में यूजफुल है, तो ये स्पेशल और जियोग्राफिक डेटा के एनालिसिस में यूज है। ये बाकी जैसा वेयर हाउस हो गया, केमिकल एक्सपेरिमेंट, ये सारे फॉल्स है। Which meteorological parameter directly influence the saturation mixing ratio? Saturation mixing ratio क्या हो गया, मतलब यहाँ पे ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में एयर कितनी मॉइस्चर या वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे ये 1 मीटर क्यूब एयर है, ये 200 ml सपोज वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। तो 200 ml जब वाटर वेपर होल्ड हो जाएगी, ये एब्जॉर्व कर लेगा, तो उसके बाद सेचुरेशन आ जाएगा, यानी कि उसके बाद वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, उनका कंडेंसेशन हो जाएगा और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर, कि एयर का जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जस्ट 20 डिग्री पे ये इतनी होल्ड कर रही है, तो 30 डिग्री अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो यही 1 मीटर क्यूब एयर है, ये 200 ml की जगह सपोज 250 ml वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। और इसी तरह टेम्परेचर कम करेंगे तो इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी ये डायरेक्टली रिलेटेड रहता है टेम्परेचर के। Which Indian agroclimatic zone is known for its high rainfall and primarily suited for the rice cultivation? तो इसका आंसर है लोअर गंगेटिक प्लेन, जो ईस्टर्न बिहार और बंगाल रीजन है,
यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है और राइस कल्टीवेशन के लिए सबसे सूटेड है। ठीक है। An ethical principle that suggests that all species have an inherent right to exist। देखो एनवायरमेंटल एथिक्स में 3 मेन टर्म है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म यानी कि ह्यूमन को सेंटर में रख के जो डिसीजन लेते हैं, जैसे कि हमें फर्नीचर चाहिए तो उसके लिए हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया और अपना फर्नीचर बना लिया, ये हो गया एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, यानी कि ह्यूमन की नीड को फुलफिल किया, बाकी किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बायोसेंट्रिज्म का मतलब हो गया कि आपने किसी स्पीसीज को, किसी पर्टिकुलर एक स्पीसीज या 2-4 स्पीसीज, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, इसमें मेनली टाइगर की बात है और बाकी जो इसके रिलेटेड स्पीसीज वो भी कंजर्व करते हैं। तो इस प्रोसेस, इस फिनोमेना को बोलते हैं बायोसेंट्रिज्म अप्रोच। इकोसेंट्रिज्म में पूरे इकोसिस्टम को, यानी कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, बट जो बायोटिक एबायोटिक सारे फैक्टर है उन सबको कंजर्व करना, बायोटिक प्लस एबायोटिक सारे फैक्टर, यानी पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करने की जो अप्रोच होती है उसको बोलते हैं इकोसेंट्रिज्म। तो यहाँ पे स्पीसीज की बात हो रही है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो ये बायोसेंट्रिज्म है। यानी इकोसिस्टम के अगर बायोटिक, सिर्फ बायोटिक पोर्शन की बात करते हैं तो उसको बायोसेंट्रिज्म कहते हैं, और बायोसेंट्रिज्म प्लस एबायोटिक फैक्टर को भी हम कंजर्व करेंगे तो वो इकोसेंट्रिज्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बायोसेंट्रिज्म। Which of the following best explain how the principle of the mass balance apply to environmental system? मास बैलेंस क्या होता है कि इनपुट में जितना मास है आउटपुट में भी मास उतना ही है, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक उस टाइप का सिस्टम, ओनली चेंज इट्स फेज। द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये हो गया, यानी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए इन केमिकल रिएक्शन। तो ये मास बैलेंस का प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रू है। बट अगर हम एनवायरमेंटल सिस्टम की बात करें तो मतलब ये जनरली एनवायरमेंट में हम नहीं देखते हैं। ये देखो, द अमाउंट ऑफ द वाटर एंटरिंग इन अ सिस्टम मस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एग्जिटिंग प्लस एनी चेंज इन द स्टोरेज विद इन द सिस्टम। ये एनवायरमेंट में होता है। जैसे कि अपना वाटर साइकिल है तो उसमें जैसे ओशियन से कितना वाटर इवापोरेट हो रहा है एन्यूअली, इवापोरेट होने के बाद प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होने के बाद कुछ ग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो जाएगा और जो रिमेनिंग है वो रन ऑफ होगा, रन ऑफ होने के बाद वो रिवर में जाएगा और रिवर के बाद वापस ओशियन में आ जाएगा। तो इस साइकिल में जितना आउटपुट होता है उतना वापस इनपुट हो जाता है या जो ग्राउंड वाटर में स्टोर हो जाता है। यानी वाटर एंट्रिंग सिस्टम मस्ट इक्वल द एग्जिट, जितना एंटर हुआ है एटमॉस्फेयर में वापस उतना एग्जिट हो गया, या जो ग्राउंड वाटर का स्टोरेज है उसमें चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो एनवायरमेंटल सिस्टम में मास बैलेंस की बात करें तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, द एनर्जी इनपुट इन द सिस्टम मस्ट एक्सीड द आउटपुट ऑफ द मेंटेनिंग बैलेंस। ये तो हो गया एनर्जी कंजर्वेशन की बात है। ठीक है, ये मास कंजर्वेशन की बात है ही नहीं यहाँ पे। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द डेथ रेट, एंड ये तो मतलब कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है। द अर्थ्स टोटल मास इज अप्रोक्सीमेटली, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसका आंसर है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये तो याद होना चाहिए, कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं। जैसे अर्थ का मास कितना है, सोलर सिस्टम का कितना मास है, मून का मास कितना है, अर्थ और सन के बीच की कितनी डिस्टेंस है, अर्थ और मून की डिस्टेंस कितनी है, अर्थ की रेडियस कितनी है, डायमीटर कितना है, पेरीमीटर कितना है, अर्थ की डेंसिटी कितनी है, ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, द एवरेज ग्लोबल प्रेसिपिटेशन इज अबाउट 1000 mm per year. If a country's land area is 1 lakh kilometer square, how much water fall on this country annually? ये बोल रहा है कि ग्लोबल प्रेसिपिटेशन है 1000 mm, ठीक है, और एक कंट्री का एरिया है इतना, तो उस कंट्री को एक साल में कितना वाटर मिलेगा, यानी प्रेसिपिटेशन की जरूरत कितनी बारिश होगी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये कंट्री का एरिया हो गया, ये एरिया है
1 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सपोज स्क्वायर शेप में हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, और इस पे जैसे 1000 mm रेन हो रही है, यानी कि अगर बिल्कुल कोई ना रन ऑफ हो और ना ही ग्राउंड वाटर में स्टोर हो, तो पूरे इस एरिया पे 1000 mm की वाटर की लेयर बन जाएगी। ठीक है, अगर हम थियोरेटिकली देखें तो ये इस टाइप की इतनी लेयर बन जाएगी। ठीक है, जिसकी हाइट हो गई 1000 mm। तो अब ये एक क्यूबॉइड शेप हो गई। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी ये इसकी लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हमें पता है 1 लाख है, ये हो गया 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हाइट हो गई इसकी 1000 mm। 1000 mm को हमें यूनिट इक्वल करने के लिए किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1000 mm को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। ये 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है, 1 मीटर तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हो गया 0.001 मीटर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर इंटू 0.001 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, अब ये 5 जीरो है ना, तो 5 में से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए, बचे 1 और 2 जीरो, यानी 100 किलोमीटर क्यूब। 100 किलोमीटर क्यूब वॉल्यूम उस कंट्री पे एनुअली प्रेसिपिटेशन होगा। नेक्स्ट है, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज करंटली अराउंड 415 ppm. If we aim to reduce it by the 10% in 10 years, what should be the annual reduction to be? ये अभी करंटली 415 ppm है और हमें इसको रिड्यूस करना है 10%। तो 415 का 10% कितना हो गया, 415 का 10% हो गया 10/100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। 415 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो जीरो की वजह से यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, तो हो गया 41.5। ठीक, 10% रिडक्शन का मतलब है कि हमें 41.5 ppm CO2 को रिड्यूस करना है। ठीक है, इसके लिए हमें कितना टाइम दिया गया है, इसके लिए हमें 10 ईयर्स दिए हैं। ठीक है, तो 10 ईयर में हमें 41.5 ppm CO2 रिड्यूस करनी है, तो 1 ईयर में कितनी करनी होगी, ये एनुअल रेट पूछिए इन्होंने। तो 41.5 डिवाइड बाई 10, 10 का एक जीरो, तो इसकी वजह से एक पॉइंट अपने एक प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 4.15 ppm पर ईयर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इफ द सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो एट द टेम्परेचर ऑफ द 20 डिग्री सेल्सियस इज 14.5 ग्राम पर किलोग्राम। ठीक है, कि 20 डिग्री सेल्सियस पे किसी एयर का सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो है, वो है 14.5, मतलब कि 20 डिग्री पे 1 किलोग्राम एयर 14.5 ग्राम वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। ठीक है, एंड द एक्चुअल मिक्सिंग रेशियो, ये तो होगी इसकी मैक्सिमम, यानी सैचुरेशन रेशियो इतना होल्ड कर सकती है, इसके बाद प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन हो जाएगा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी 14.5 से ज़्यादा नहीं कर सकती, यानी इसका 100% हो गया ये 14.5। और एक्चुअल करंट में कितना है मिक्सिंग रेशियो, 10 है। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक्चुअल मिक्सिंग रेशियो डिवाइड बाई सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो इनटू 100, ये परसेंटेज में होती है। तो एक्चुअल है 10 और सैचुरेशन ने ये 14.5 इंटू 100 कर दिया। ठीक है, परसेंटेज के लिए। तो ये एक पॉइंट, तो यहाँ पे ये जीरो और ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 0 डिवाइड बाई 145। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 69%, या यहाँ पे आंसर हो गया 70%।